नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। कार में बैठे लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 लोग इसके अंदर थे, दोनों की हालत गंभीर है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। कंटेनर चालक कंटेनर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से उसने क्रेन मंगवाई और यहां कंटेनर को सीधा कराया गया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के घंटा चौक की ये घटना है। आप देख सकते हैं ये कंटेनर एक कार के ऊपर पलटा और इस कार के अंदर 2 लोग सवार थे। गंभीर हालत उनकी है। बमुश्किल इस कंटेनर को सीधा कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। और रविंद्र जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रविंद्र, सबसे पहले बताएं, रविंद्र जयंत हमारे साथ है। रविंद्र, बताएं सबसे पहले जो घायल लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी अनु, जब ये हादसा हुआ है तुरंत तत्काल जो आसपास के जो लोग थे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। जो घायल थे उन्होंने निकाला गया क्रेन की मदद से। अभी उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तेज रफ्तार जो कंटेनर था ये जो है अनियंत्रित होकर जो है वहां पर गिर गया। जो कार थी, कार के अंदर वो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अभी भी उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जिस तरह से जो ये वाहन है, ओवरलोड वाहन हो या इस तरह के जो बड़े वाहन हो, वो तेज स्पीड में चलते हैं, जिसके कारण लगातार हादसे जो है यहाँ पर होना आम हो जाता है। जी बिल्कुल। और क्या ये भी जानकारी मिली है कि रफ्तार काफी तेज थी इस कंटेनर की और जो कंटेनर ड्राइवर था उसके बारे में कोई सूचना? जी, जब हादसा हुआ, जब कंटेनर का जो बॉक्स था वो नीचे गिर गया कार के ऊपर, तो जो चालक था, ड्राइवर था, वो मौके से फरार हो गया। हालांकि जो आसपास के लोग थे उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। लोगों ने पहले शुक्रिया इस जानकारी के लिए रविंद्र। बढ़ेंगे खबरों में आगे। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत को बीकेयू से बाहर निकाल दिया गया है। उनके भाई नरेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह राजेश चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। भाकियू के संस्थापक दिवंगत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर आज लखनऊ के गन्ना किसान संस्थान में बीकेयू नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें टिकैत बंधुओं के खिलाफ ये फैसला लिया गया। टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी इस नाराजगी के बाद भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हो गई है और उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं, जहां टिकैत बंधुओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बीकेयू से, जहां नरेश टिकैत के भारतीय किसान यूनियन में अब 2 फाड़ किए। बड़ी खबर, बीकेयू अराजनीतिक नाम से अब नया संगठन बनाया गया है और राजेश सिंह चौहान इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। आज किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि है और आज उसी मौके पर एक तरीके से हम कहें तो नरेश टिकैत को बाहर निकाला गया है। अच्छा, बाहर आपने नहीं निकाला। तो ये बताइए, जब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 4981 है, उसी के आप अध्यक्ष बने हैं, तो वो अध्यक्ष कैसे हो पाए? नहीं, उसका कहाँ अध्यक्ष हूँ? कहाँ आप दिखाइए, कहाँ है 4981? रजिस्ट्रेशन संख्या है हमारा 10-33-9 है। अच्छा, आपने नया रजिस्ट्रेशन? मेरा नया रजिस्ट्रेशन है भारतीय किसान राजनीतिक का। मैंने कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे उनके बीच मतभेद थे, इसलिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे किसानों की विचारधारा जो महात्मा टिकैत से ओतप्रोत है, अराजनैतिक रहते हुए किसानों की समस्याओं को उठाना। आपने 13 महीने आंदोलन किया और उस आंदोलन को आप जीते। सरकार ने आपकी बात को सुनी और वापस किया। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने एक दल विशेष के पक्ष में प्रचार भी किया और एक दल किसके पक्ष में? नाम ले लीजिए, नाम लेने में वो आप जानते हैं, वो आप जान लीजिए। वो भी नाम नहीं लेते थे, कान पकड़ते थे, बट इधर से पकड़ते थे, तो मैं क्यों सीधे सीधे कान पकड़ूंगा? आपको पता, एक दल का सीधे कहते थे इस दल को वोट नहीं देना। अरे भाई, मैं पूछता हूं कि जब सरकार ने चीज़ें वापस ले ली, तो हम जिस तरह महात्मा टिकैत के सिद्धांत थे कि अराजनैतिक हैं, किसी मंच में राजनीतिक दल के लोगों के मंच शेयर नहीं करेंगे, राजनीतिक दल के लोगों के पास बुलाएंगे नहीं और किसी का चुनाव प्रचार करेंगे नहीं, तमाम चीज़ें राजनीतिक सिस्टम में थी। महात्मा टिकैत के सिद्धांतों को उन्होंने फॉलो नहीं किया और हम लोग महात्मा टिकैत के फॉलोवर हैं
वो चीज़ें हमको खराब लगी, इसलिए हमने। उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा आ गई थी क्या? वो तो आपको खुद पता होगी, आपके मंचों में आते थे, आपके डिबेट में आते थे, आपके अलग से मंच सजते थे, तो आपको तो उसकी जानकारी पूरी तरह है। यानी आपका ये नया एक संगठन हो गया, बिल्कुल नया फ्रेश। वो महात्मा टिकैत का जो ये सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों में संगठन चलेगा। यानी उनका अलग हो गया, आपका अलग हो गया, हमारा अलग। तो अलग अलग गुट हो गए। दो तो किसानों का हित प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। अब तो दो बड़े नेता मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे, अब तो और किसानों का हित होगा। लेकिन जब डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, तो नुकसान आम आदमी का या किसान का ही? अब ऐसा जब एक दल राजनीति, एक परिवार का बच्चा राजनीति में जा रहा है, तो दूसरा बच्चा राजनीति नहीं करना चाहता, अपने पुरखों की बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता है। अच्छा, आपकी नाराजगी नरेश टिकैत से ज्यादा या राकेश टिकैत? ना मेरी नाराजगी न राकेश जी से है, न नरेश जी से। सारे हमारे लिए कल भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित है और कल भी रहेंगे। यानी आप उनको उनके गुट के लिए बधाई दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल बधाई है। और आपका गुट अलग है? बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे थे आप उनसे भी पुराने, नरेश टिकैत से भी? हाँ, नरेश जी 11 साल से संगठन में काम कर रहे हैं और मैं 33 साल से। तो ये आपने सुना, राजेश सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनका नया ये संगठन है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वो बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि दरअसल राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो थी राकेश टिकैत की, वो एक बड़ी वजह थी और तमाम बार बातचीत भी की कि उस चीज़ों को लेकर जब केंद्र सरकार ने ही कानून वापस ले लिया है, तो फिर क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, राजनीतिक दलों के मंचों पर किए जा रहे हैं। और जब चीज़ें नहीं साथ आईं, जब चीज़ें ठीक नहीं हुई, उसके बाद आज यहाँ लखनऊ में उन्होंने एक नए गुट का ऐलान कर दिया है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। उधर सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने 8 साल पहले उनके विवादित बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को नोटिस भी दिया है। मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मोत्सव पर आजम खान ने भव्य आयोजन किया था। आरोप के मुताबिक मीडिया कर्मियों के जरिए खर्च का ब्यौरा पूछने पर नगर विकास मंत्री रहे आजम खान ने कहा था कि तालिबानी संगठन दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम के फंड से मिला है। सन 2014 में जौहर विश्वविद्यालय में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, तो उसमें आजम खान से पूछा गया कि ये जो बर्थडे मनाया गया है, इसका फंड कहाँ से आया। तो उन्होंने मीडिया वालों के सामने कहा कि ये तालिबानी आतंकी संगठनों द्वारा देश के बाहर से दिया गया है। उन्होंने इस आशय का कंप्लेंट दायर किया कि देशद्रोह की भी श्रेणी में आता है। तो इसी बात को लेकर सन 2014 में कंप्लेंट दायर किया गया था, जिसे माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 2016 में बिना पत्रावली सम्यक अवलोकन के और बिना पूरा साक्ष्य लिए खारिज कर दिया था। और उसी का रिवीजन ऑनरेबल सेशन कोर्ट में हमने किया है। और अब खबर आगरा से, जहां भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से इस संबंध कॉलेजों में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने संज्ञान लिया है। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार इस मामले पर गंभीर है और इसे लेकर परीक्षा नियंत्रक को कार्यमुक्त किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी सख्त हैं और आज उन्होंने सर्किट हाउस में शिक्षा अधिकारियों और एसएसपी आगरा के साथ मीटिंग की है। बात करते हैं सर, ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा एक तरह से मजाक बनकर रह गई हैं। आपने इसको लेकर नाराजगी जताई है, मीटिंग भी बुलाई है, क्या रहा, क्या निर्देश दिया, क्योंकि अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं जो लोग इस पूरे रैकेट में। देखिए, जैसे ही खबर पहले पेपर लीक की मिली थी, मैं लखनऊ में था, मैंने वीसी साहब को वहाँ बुलाया और एडीजी एसटीएफ को भी बात हुई कि किस तरह से प्रशासन और विभाग दोनों मिलकर इस पे तह तक पहुँचें और अपराधियों को पता लगे, अपराधी दंडित हों, और उसमें कार्रवाई भी शुरू हुई। इस बीच में दूसरा पेपर लीक हुआ जैसी खबर है, तो तुरंत मैंने आगरा कॉलेज प्रिंसिपल को कहा कि एफआईआर कराएं और एसएसपी और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से संपर्क करके कड़ाई बरतने के लिए, विभागीय कड़ाई कैसे होगी ये विश्वविद्यालय के वीसी साहब को और उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा की हैं उनको कहा, और एसएसपी से कहा कि क्रिमिनल एक्शन में कड़ाई कैसे होगी, अपराधी की तह तक पहुंचना। और चलिए अब बात करते हैं ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे की, जिसके दूसरे दिन का काम खत्म हो चुका है। कल भी मस्जिद में सर्वे का काम जारी रहेगा।
वकीलों के मुताबिक सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। वहीं कल 8 बजे से शुरू होने वाले सर्वे को तकरीबन 2 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये कल भी सर्वे चलेगा। ज्ञानवापी सर्वे के दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे हुआ। अब कहा जा रहा है कि कल भी सर्वे होगा। कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फिर से सर्वे किया जाएगा। दूसरे दिन गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में एक और कमरा मिला है। बताया जा रहा है कि इस कमरे में मलबा भरा हुआ है। वहीं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का सर्वे के बाद क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। भी कार्रवाई चलेगी वो, हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जी जी 1 घंटा ज्यादा क्यों चला? अभी तो 8 बजे से 12 बजे तक। नहीं, कुछ ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो, चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत 17 के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन प्रशासन, वादी प्रतिवादी, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो बाधाएं स्थल पे मौके पे जो कुछ रहती हैं वो थोड़ा सा नेचुरल, वो तो रहेगा, वो तो थोड़ा सा रहता है जो है, उसके वजह से टाइम लग रहा है। अब वो टाइम आधा घंटा, हाँ हाँ, आज 12 बजे के बाद नहीं 12 बजे के बाद नहीं हुआ, 12 बजे खत्म हो गया है, 12 बजे तक चला है। 1.5 घंटे क्या हुआ जी? 1.5 घंटे क्या हुआ? कहाँ 1.5 घंटे हुआ? 8 से 12 वो निकलने में, कार्रवाई समाप्त करने में समय लग गया थोड़ा सा। जी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे तो राजधानी में कैसा नजारा होगा, वो एबीपी गंगा आपको आज ही दिखाएगा, जिसे आप समझ सकेंगे कि पीएम मोदी जब लखनऊ पहुंचेंगे तो लखनऊ में किस तरह की सजावट है और कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजधानी लखनऊ आ रहे हैं और कुशीनगर से लौटते हुए वो शाम को यहाँ लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री आवास पर सारे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करके उनको जो आगे कामकाज का है वो मंत्र देंगे, उनकी रिपोर्ट भी देखेंगे, जो अभी तक के कार्यकाल में मंत्रियों ने क्या क्या किया है और कितना काम बाकी है, आगे क्या होना है, क्या प्लानिंग है, इन सब पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री आवास पर ही प्रधानमंत्री रात को मंत्रियों के साथ डिनर भी करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सूचना विभाग की तरफ से टीम आई है और जो होर्डिंग लगा रही है। होर्डिंग लगाने के साथ ही शहर के हर रूट पर, जिस रूट से यहाँ से एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, उस सारे रूट पर सजावट का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। जो रास्ते में लाइटें हैं, लाइटें खराब हैं अगर, तो उनको बदलने का काम चल रहा है। पूरे एयरपोर्ट परिसर को भी लाइटों से सजा दिया गया है। हर तरफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है, लाइटें लगी हैं और ये जगमग रोशनी पूरे एयरपोर्ट में लगाई गई है ताकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तब उनके स्वागत पर इस तरह से पूरा इलाका जगमगाता रहे। रास्ता, जो मुख्यमंत्री आवास तक का रास्ता है, उसमें भी सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए। कई अंडरपास हैं जहां पर, वहां पर पुलिस मौजूद रहेगी। जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। सजावट का काम अभी से शुरू हो गया है और ये लगातार रात भर जारी रहेगा, चाहे वो लाइटें लगाने का काम हो या जो मुख्यमंत्री आवास के आसपास फूलों के गमले लगाने का काम हो। वो एलडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से ये सारे कामकाज कर रही है ताकि प्रधानमंत्री को लखनऊ का एक बेहतरीन स्वरूप दिखाया जा सके। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर बागपत से। बागपत में भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। यशपाल तोमर के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है।
बागपत के बरवाला गांव में भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मौके पर सीओ और एसडीएम के साथ काफी तादाद में पुलिस फोर्स के अलावा राजस्व टीम भी मौजूद रही। बागपत के बरवाला में जिस महल को पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा था, आज उसे ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। यहाँ तालाब की तकरीबन 46 बीघा जमीन है, जिसके अंदर करीब 2.5 बीघा जमीन घेरकर यशपाल ने अपने सपनों की ये कमिश्नरी बना डाली। बेशकीमती लकड़ी की चौखटों से हवादार महल खड़ा कर दिया गया, लेकिन अब इस पर ये कार्रवाई की गई। गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक के बाद एक योगी राज में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर के बरवाला गांव में जो निर्माणाधीन महल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, आज उस पर जो बाबा का बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो इस निर्माणाधीन महल पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। इसको यशपाल तोमर की जो कमिश्नरी है वो यहां पर कहा जाता है और ये देखिए कि यहां आज इसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर शुरू कर दी गई है। योगी राज में एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो यशपाल तोमर है वो उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है। उसके ऊपर 16-17 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं और यहां आज देखिए कि अभी ग्रेटर नोएडा में 135 बीघा उसकी जो जमीन है वो कुर्क की गई थी और उसके बाद जो यशपाल तोमर का निर्माणाधीन महल है आज उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उस देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एबीपी गंगा पर, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से जो यशपाल तोमर का जो निर्माणाधीन महल है वो यहाँ पर धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। जब दोनों पिलर गिरे तो दोनों पिलर गिरने के बाद जो पूरा लेंटर है वो यहाँ पर झूल गया है और चारों तरफ धूल ही धूल यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसको गिराने के बाद जो बुलडोजर है वो और आगे भी जो कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा। पल पल की अपडेट एबीपी गंगा आपको दिखाता रहेगा कि कैसे भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। खबर नोएडा से, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात थाना पेशपुर क्षेत्र के तहत भंगेल इलाके में अंजाम दी गई। कहासुनी के बाद बाइक सवार दबंगों ने युवक के सिर पर पत्थर से मारा, जिससे उसकी जान चली गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुल्लू त्यागी नाम के युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस बाइक सवार युवकों की तलाश में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। इनकी दोनों की हॉटटॉक हुई मोटरसाइकिल सवार युवकों की और गुल्लू की, और उसमें गुल्लू ने एक पत्थर उठा करके मोटरसाइकिल सवार युवकों पर मारने का प्रयास किया। वही पत्थर छीन करके मोटरसाइकिल सवार युवकों ने गुल्लू के ऊपर मार दिया, जिससे ये घायल हो गया और वहाँ से वो भाग गए। इसमें बाद में उपचार के दौरान गुल्लू की मृत्यु हो गई है। इसमें टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।